क्या आपको भाव तोरसेकर से मिलना है? क्या आपको विष्णु शंकर जैन से मिलना है? या आप आनंद रंगनाथन से मिलना चाहते हैं? जी हाँ, 25 से ज्यादा वक्ता होंगे एक ही शहर में। 21 मार्च को मिलते हैं मुंबई में। अभी ही रजिस्टर करें क्योंकि सीटें बहुत कम हैं। इस आंदोलन में अपना सहयोग दें और राष्ट्र की आवाज बने। इस राष्ट्रवादियों के कुंभ में हर एक राष्ट्रवादी को आना चाहिए और इतिहास का हिस्सा बनना चाहिए। रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ हैं हर्ष कुमार जी, इनसे हम करेंगे बातचीत। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी अवश्य कर लें। तो हर्ष कुमार जी, स्वागत सर। है आपका धन्यवाद। जयपुर डायलॉग्स पर एक बार पुनः। और ये इतिहास में ऐसी घटनाएं हुई नहीं है जैसी आजकल हो रही हैं। पहली बार किसी लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोल वो उसको रोक के और अगले स्पीकर को पास ऑन कर दिया गया कि भाई ठीक है, आपका टर्न पूरा हुआ और अब अगला स्पीकर बोलेगा। ये ऐसा तो पहली बार ही हुआ है जहां तक मुझे ध्यान है। सर पहली बार ही हुआ और कायदे से ये कल हो जाना चाहिए था। आपको याद होगा कि कल जब राहुल गांधी ने 2 बार इसमें यही अपनी जिद पकड़ ली कि मैं तो नरवाणे की किताब पर ही बोलूंगा, तो आपको याद होगा कि एक बार तो 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई, फिर 3 बजे, फिर 4 बजे जब बुली फाइनल हुआ, तो मेरे ध्यान है ओम बिरला ने कहा, उन्होंने ये कहा था कि भाई ऐसा है कि अगर आप नहीं बोलना चाहते तो मैं नेक्स्ट स्पीकर के रूप हाँ में हाँ अखिलेश हाँ यादव जी का नाम हाँ लेता हूं। हाँ, यस। उन्होंने भी कह दिया था कल। उसी समय सर ये सरकार को स्टेयर लेना चाहिए था, दिन खराब नहीं करना चाहिए था, कल डिबेट आगे बढ़ा देते। आज क्या हुआ इसमें कि आज जब उन्होंने लेने शुरू किए, नरेश, उत्तम पटेल, शताब्दी और इन सब के नाम लेने शुरू किए बाकी विपक्ष वालों के, आज माहौल बन गया सबके सब जो है राहुल गांधी के पीछे लग गए कि साहब ठीक है, नहीं जब तक राहुल गांधी को नहीं बोलने देंगे तो हम भी नहीं बोलेंगे। ये सारे के सारे उनके पिछलग्गू बन गए। कल अखिलेश यादव को कह देते, अखिलेश यादव बोल पड़ते और फिर कुछ भी नहीं है, एक इधर से बोलता है, एक उधर से बोलता है, एक उधर से बोलता है, एक उधर से बोलता। कल देरी होगी लेकिन ठीक भी है जो भी हुआ। और आज तो बड़ा एक्शन हुआ इसमें, 8 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। बदतमीजी की इन्होंने बहुत ज्यादा है। पहले तो वो बैठे थे तेन्नेटी जी, उनके सामने हल्ला किया, उन्होंने बड़ा सभ्यता से बात की। सर मैंने देखा साउथ के लोग जब बैठते हैं चेयर पे बड़े अच्छे तरीके से पेश आते हैं, बड़ा बढ़िया तरीके से बोलते हैं। उन्होंने ये कहा राहुल गांधी को, वो सर सर कह के बोल रहे, शायद राहुल गांधी उनसे कई साल छोटे होंगे उम्र में, कि सर सर मैं भी बैठा हुआ सोच रहा था कि यार क्यों सर कह रहे हैं ऐसे। भाई राहुल जी कह दो ज्यादा से ज्यादा, सर कहने की क्या जरूरत है इसको। लेकिन ये है कि एक हम लोगों की राहुल की दिमाग में जो चेयर है उसको आदर दे रहे थे वो। नहीं तो सर चेयर के लायक है नहीं वो। हाँ सर चेयर पे बैठे हुए आदमी को किसी को भी सर कहने का अधिकार नहीं है। वो प्रधानमंत्री को भी प्रधानमंत्री जी कहेंगे, सर क्यों कहेंगे? वो उनके सीनियर थोड़ा ही है, वहां तो स्पीकर सबसे सर्वोपरि है सदन के भीतर तो। और जो चेयर कहेगी, चेयर ने कल रूलिंग दे दी, उन्होंने कह दिया कि भाई ऐसा संभव नहीं है, अनपब्लिश्ड जो किताब है उस पर आप किस तरह से बोलना चाह रहे हो। और वो लेके आ गया कार्बाइन की फोटोकॉपी जो उसमें आर्टिकल छपा हुआ था। और कल से तो वीडियो बड़े वायरल हो रहे हैं नरवाणे के। उन्होंने तो कायदे से विपक्ष वालों का ही एक तरह से वो कर रखा है कि बिना मतलब इशू बनाया जा रहा है। लल्लन टॉप वालों का एक इंटरव्यू चलता देखा मैंने, सुशांत सिन्हा ने डाला एक वीडियो, उन्होंने इंटरव्यू किया था नरवाणे का, उन्होंने तो सारी उस चीज को कंडम ही कर दिया पुराने उसमें। वैसे ये देखा जाए तो जिस चीज का उद्धरण वो दे रहा है उस उद्धरण में तो प्रधानमंत्री ने यही कहा है ना कि भाई जो तुमको उचित लगे वो करो, यानी कि आप डिसीजन लो, हाँ आप मौके के बिल्कुल आदमी हो। और ये बिल्कुल। एडमिनिस्ट्रेशन में ये बात सिखाई जाती है। ये स्वयं जी मैंने जी जी। कितनी बार किया, मुझे याद है कि एक मेरा एसडीएम था, उसका फोन आया। मैं बाड़मेर का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था, वो एसडीएम था और हाँ बालोतरा नाम का सब डिवीजन था, वहां से 110 किलोमीटर है। अच्छा। और वहाँ पे कुछ बवाल आ रहा था तो उनका फ़ोन किया कि सर लाठी चार्ज करना पड़ सकता है। आप जानते हैं मैंने उसको क्या कहा? मैंने कहा भैया मौके के अफ़सर तुम हो, ठीक है? मैं सही अगर बात। यहाँ से चलूँ भी अभी तो मैं 2 घंटे से पता लगा पहले इतना सब रायता फैल गया। हाँ हैं? तो मौके सही के बात है। अफ़सर आप हैं, आप जो निर्णय लेंगे
उसके पीछे मैं खड़ा हुआ, गो अहेड। हाँ, बिल्कुल। तो ये तो बेसिक चीज है, खासतौर से आर्मी में। और क्या। आर्मी में तो ये पूरा डेलीगेशन किया जाता है कि भैया उधर से गोली चली है तो गोली चलानी है, नहीं है ये पूछेगा नहीं, तू चलाएगा अपने हिसाब हाँ, से। बिल्कुल। हाँ, और ये थोड़ी तो है कि मेरा साहब कि मानना अरे है कि साहब उधर से गोली चली है क्या करूं। अरे सर, आर्मी को फ्री हैंड दे दिया एक तरीके से कि करो जो देखी आर्मी को जाएगी, फ्री हम हैंड सपोर्ट दे करेंगे। दिया। और इसी हाँ। का मैंने वीडियो किया था कल, और मैंने उसमें ये कहा, मैंने कंपैरिजन किया कि नेहरू ने क्या किया था वहाँ नेफा में। हम्म, जो आज अरुणाचल है वो तो उस समय नेफा कहलाता था। वो नेफा में क्या किया, हाँ, वो ब्रिगेडियर जॉन दलवी को उन्होंने अपना वो वहाँ पर ब्रिगेड कमांडर थे, उनकी किताब है एक, द हिमालयन ब्लंडर। हाँ, और उस दी हिमालयन ब्लंडर में उन्होंने लिखा है कि कैसे उसको बीएम कॉल को वहां पे बना के भेज दिया गया। वो जिंदगी में कभी फील्ड में रहा नहीं, जिंदगी में उसने कोई यूनिट कमांड नहीं की, और उसको वहां पे ब्रिगेड कमांडर बना के भेज दिया गया। वो अपने सारे जो डिसीजन था वो ऊपर से पूछ पूछ के करता था। नेहरू ने उसको कह दिया कि भैया तुम जो है वो 1 इंच जमीन नहीं छोड़ोगे। ये नाम का चू नाम की नदी थी, वो हम्म, उधर पहाड़, एक तरफ भारत, दूसरी तरफ चीन, बीच में नदी। उनको ये कह दिया नहीं तुम नदी के पार नहीं उतरने दोगे उनको, तुम नदी पे ही मोर्चा लगाओगे। अरे ये प्रधानमंत्री का काम है क्या कि मोर्चा कहाँ लगेगा? हाँ, और ये बेवकूफ बीएम कॉल जो कहता भी मौके नहीं, पे है वो करेगा। ऊपर से हाँ, ऊपर से आदेश है मोर्चा नीचे लगेगा। आज सभी कहते हैं कि हाँ, यार ऐसा पागल आदमी खड्ड में मोर्चा लगा दिया। जो सूबेदार मेजर था उनका यूनिट का, उसने कहा भी कि साहब मैं तो इतनी जगह लड़ा हूँ, बर्मा में लड़ा हूँ, वर्ल्ड वॉर 1 में लड़ा हूँ, मैंने तो कभी खड्ड में मोर्चा लगते नहीं देखा। मोर्चा तो पहाड़ पे ही लगेगा। ऊंचाई पे लगेगा। तो तो ये चाहते हैं कि भाई प्रधानमंत्री भी यही कह दे करते कि भाई मैं यहाँ से डायरेक्ट करूँगा कि कैसे लड़ाई लड़नी है। हाँ, ये लड़ाई लड़ना बिल्कुल सही। प्रधानमंत्री का काम नहीं है, वो उसके लिए ट्रेंड नहीं है। अरे सर, इसलिए शैतान इतना सिंह ने और बाकी सब लोगों ने भी तो ऐसे ही किया था। उन्होंने कहा था कि हम डिसीजन लेंगे, बाकी उनसे पूछा अपने 120 जवानों से कि बताओ तुम क्या कहोगे, तो वहां जो बिल्कुल। मौके पे है उसे पता है कि वो कैसे उससे निपटना है कि नहीं, वो क्यों छोड़े अपनी जमीन। ऐसे कहीं होता है। और शैतान सिंह वाला जो रेजांगला, अच्छा ये जो किस्सा है वो रेजांगला के बगल में ही रेंचनला है, बिल्कुल उसके हाँ, बगल में, वहां का किस्सा है। जी जी जी। और हाँ, वो उस चुशुल समय मेजर रेजान शैतान का। सिंह ने, वो अहीर कंपनी थी इनकी, उस अहीर कंपनी में हरियाणा वो, वाले थे ज्यादातर उसमें। हाँ ये रेवाड़ी के थे, ये अहीरवाल, हाँ, अहीर रेवाड़ी। कंपनी हाँ, थी वो। रेवाड़ी। हम्म। और रेवाड़ी वालों ने, उन्होंने आपस में सबने जो है वो डिस्कस किया और कहा कि देखो भाई, हमारे जो पूर्वज थे हम्म, राव तुलाराम, हाँ, 1857 में उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए थे, तो हम पीछे नहीं हटेंगे, हम राव तुलाराम के वंशज हैं। हाँ, और फिर जब उन्होंने मेजर शैतान सिंह को जाके बताया तो मेजर शैतान सिंह कहा मुझे तुमसे यही उम्मीद थी हाँ, कि अहीरवाल का अहीर जो है वो पीछे नहीं हटेगा। और जी। शैतान सिंह ने मना कर दिया अपने कर्नल को कि मैं पीछे नहीं हट रहा। उसने कहा था पीछे हम्म, हटो, नहीं। हाँ, उसमें पिक्चर भी आई है, अभी आप देखिएगा उस पर अमेजन प्राइम पे, 120 बहादुर, फरहान अख्तर की बढ़िया फिल्म है। तो ये कैरेक्टर है हमारी आर्मी का। उसको कह दिया पीएम ने कि भाई तुम निर्णय लो अपने हिसाब से, हाँ, और उन्होंने बिल्कुल निर्णय सही। लेके चीन को पछाड़ दिया। तो इसमें जो है वो राहुल गांधी क्या बताने का प्रयास कर रहे और सर हैं, एक ये तो बात मेरी और भी समझ है, में नहीं। वो जो अंश छपा है ना, वो क्या है कि कोई भी पब्लिशर जो होता है, पब्लिशर एक किसी भी किताब के लिए हाइप बनाने के लिए, उसकी प्री बुकिंग कराने के लिए कुछ उसके दिलचस्प हिस्से जो है वो मीडिया को जारी करते हैं। वो मेरे ध्यान है दिसंबर 2023 की बात है, पीटीआई को उन्होंने वो जारी करे थे, और पीटीआई ने वो अंश छापे हैं उसके, जिसमें ये बात कही कि प्रधानमंत्री ने ये कह दिया है, और राजनाथ सिंह ने कहा नरवाणे से कि भाई प्रधानमंत्री ने कह दिया कि जैसे आप डिसीजन ले सकते हो, आप अपनी तरफ से डिसीजन लो। तो उस बात का आगे क्या हुआ और नरवाणे ने उस पर अपना इंटरप्रिटेशन क्या दिया कि भाई मुझे इतनी छूट दे दी गई थी, या वो भी तो देखो, क्या पता उसमें और डिटेल लिखी गई हो आगे। आप केवल उसी बात पर अटक गए हो कि उन्होंने तो ये कह दिया था कि तुम करो डिसीजन, के पॉलिटिकल डिसीजन है और ये आपने सेना पे छोड़ दिया। क्या पता आगे जाके नरवाणे ने भी ये कहा हो।
नहीं, उस किताब में उसके और भी एक्सेप्ट आ गए ना, उसके साथ में उसका अगला वाला आ गया जिसमें नरवाणे ने बताया कि जब ये क्लीयरेंस आ गई तो फिर उसने क्या किया और किस तरह से चाइनीज़ को पीछे खदेड़ा। हाँ, 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 तो सही बात है। ये तो मुझे ये लगता है कि राहुल गांधी जो है, ये कुछ सोच के गए थे और बीजेपी ने ये मौका ताड़ दिया और उसका इश्यू बिना मतलब बनाया। वैसे तो तारीफ़ थी इसमें, बिल्कुल सही मामला तो बात है। तारीफ़ और का था। अब की लेकिन बार दरअसल उन्होंने पर्ची जब आई नहीं अपोज़ है। किया राहुल गांधी को, तो राहुल गांधी को लगा कि ये बहुत बड़ा मसला है, तभी ये लोग अपोज़ कर रहे दरअसल अब की बार कुछ था भी नहीं बोलने के लिए सर। पिछली बार तो एसआईआर वाले पे इन्होंने सब सारा पूरा एक महीना इन्होंने हल्ला मचाया था। अब की बार कुछ पर्ची आई भी तो नहीं थी ना, तो अब के पर्ची यही डली कि यही निकाल लो, कुछ और नहीं है तो मुद्दा। राष्ट्रपति के भाई अभिभाषण पे आप धन्यवाद पे बोलना चाह रहे हैं, उसका उस किताब से उसका कोई प्रासंगिकता बनती नहीं है कहीं से भी। सिर्फ ये है कि आपको इस तरह की बातें करनी है उल्टी सीधी, और आपको काम होने नहीं देना है, आगे कल चलने नहीं देना है, बस वो जिद है। और सर मैं तो बार बार एक ही बात कहता रहता हूँ, राहुल गांधी को लोग ये मान के चलते हैं, पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग भी, कि भाई ये हम सबसे ऊपर है, ये बहुत सीनियर लीडर है, ये बहुत पुराना, इससे पुराने पुराने सांसद हैं, 7-7 8-8 बार 9-9 बार के, लेकिन इसे सब सर कह के ये मानते हैं कि साहब ये बहुत बड़ा सीनियर है। वही हम लोगों की मानसिकता है सर, कि जो राजशाही है, जो राज परिवार के लोग हैं, उन्हें ही बड़ा माना जाता है इस देश में। एक हमारे रिश्तेदार हैं सर, मैं आपको बताता हूँ, वो 3 हैं। भाई है, कंबाइंड हुँ, बिजनेस है उनका बहुत बढ़िया। बड़े भाई साहब हैं, उनका बहुत बड़ा बिजनेस है, रियल एस्टेट का है, लकड़ियों की टाल वगैरह इस तरह का बिजनेस है। वो बाग हैं उनके, बहुत सारे बिजनेस देखते हैं। छोटा भाई है, उसका अपने कुछ मार्केटिंग का काम है, कॉम्प्लेक्स वगैरह है। बीच वाले जो है उनके, वो राजनीति में उतर गए और वो अपने यहाँ नगर पंचायत के चेयरमैन बन गए। तो आज हुँ। जो सारा इलाका है, वो चेयरमैन को ज्यादा जानता है, उन्हें नहीं जानता। तो एक दिन हम बैठे हुए थे ऐसी ही मीटिंग में, एक जगह बात हो रही थी कि यार वो आदमी बहुत बढ़िया है, वो इतना बढ़िया काम किया। मैंने कहा दरअसल क्या चीज है कि हम लोगों के दिमाग में घुसा हुआ है कि जो राजनीति में चला गया, राजशाही में उतर गया, वही सब बड़ा होता है। मैंने कहा कि अगर वो बड़े वाला पैसा ना लगाता है, छोटे वाला चुनाव जीत भी नहीं पाता। वो पीछे से मैनेज करते हैं, सब पैसा खर्च करना और सारी चीजें मैनेज करना। तो लोगों की मानसिकता बन गई है कि साहब राहुल गांधी हम सबसे ऊपर है, ये राहुल गांधी का हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जो ये बोलेगा इसे बस किसी तरह से टाल सकते हैं, इसका इलाज कुछ नहीं कर सकते। आज पार्लियामेंट के बाहर आके राहुल गांधी ने फिर वही बात कही कि मुझे बोलने नहीं दे रहे। मीडिया से बोल रहा था रवि राहुल गांधी कि मुझे बोलने नहीं हुँ। दिया जाता, मुझे बोलने नहीं दिया था। ये थोड़ा ही तुम कुछ भी बोलोगे वही तुम्हें बोलने दिया जाएगा, ये है सर अरे भाई, मानसिकता। राष्ट्रपति का अभिभाषण है, राष्ट्रपति के अभिभाषण की एक अलग मर्यादा होती है। तुमको अगर इस टॉपिक पे बोलना है, तुम नोटिस दो और हाँ, नोटिस दे के अलग से समय निर्धारित कराओ। हाँ, ये तब राजनाथ तो सिंह ने भई कहा इसके कल ऊपर इश्यू कि पे आप चर्चा नोटिस हो। दो। अमित शाह ने कहा सर 24 घंटे पहले नोटिस देना होता है, ऐसे कैसे आप उठ के आ गए यहाँ पे कि हम बताते हैं तुम्हें पार्लियामेंट में कैसे बात होती है। अमित शाह ने तो बीच में कई बार इंटरप्ट किया उसे, फिर सुनते नहीं है बिना सर। नोटिस के कुछ भी बोलना चालू कर देते हैं, कुछ करते हैं। लेकिन और भी तो हुआ ना, आज तो वो ट्रेड डील को लेके भी तो राहुल गांधी खिसियाए हुए हैं बुरी तरह से। ट्रेड डील को लेके तो मैं देख रहा था वहाँ पार्लियामेंट के बाहर, संजय सिंह, दिग्विजय सिंह, सुरजेवाला और जयराम रमेश, ये सारे प्रदर्शन कर रहे थे। अभी फिर राज्यसभा में मिलिंद देवड़ा बोले बहुत बढ़िया, वहां पे वो हुँ, जॉन ब्रिटास है, वो सीपीआई वाले, वो बड़ा हल्ला मचा रहे थे, केरल वाले, कि भाई हुँ। ये कर ली, पता नहीं लगा किसी को। उन्होंने कहा कि ऐसा है भाई साहब, ये भी समझने की कोशिश करो कि इंडिया के और यूएसए के टाइम जोन में कितना फर्क है। अभी बात हुई है वहां से, और उसके बाद जब फाइनल चीजें हो जाएंगी वो सब पब्लिक डोमेन में आ जाएंगी। अभी तो मोदी जी ने भी ट्वीट किया है, और उस पर ट्रूथ सोशल पे डोनाल्ड ट्रंप ने लिख दिया कि ट्वीट फाइनल हो गई है। बाकी सारी डिटेल्स पब्लिक में आएंगी, सब सामने रखी जाएंगी। तो आप थोड़ा सब्र तो करो, पहले से पहले ही कि कृषि किसानों के खिलाफ कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। पहले ही नैरेटिव वही कि कृषि कानून काले हैं। साहब काले कैसे हैं ये आज तक किसी को नहीं पता लगा कि कैसे कृषि कानून काले थे। नहीं, दूसरी बात ये देखिए, गवर्नमेंट ने साफ कर दिया है कि भैया हम एग्रीकल्चर पे कोई कंसेशन नहीं देंगे। हाँ अब ये फिर से भड़काने का काम कर रहे हैं जी, किसानों को।
हाँ। तुमको बेच दिया, सेल आउट। बताओ, कोई ऐसी अभी कहीं बात ही नहीं आई है कि क्या डील में उसमें हुआ है। और मेरा तो मानना है कि सर वो जो इन्होंने एफटीए वाला किया है ना ईयू के साथ, अगर वो ना करते तो कुछ ये डोनाल्ड ट्रंप कुछ नहीं करने वाला था। हाँ, हाँ, कायदे 100% कायदे बात से ही ये सरेंडर डोनाल्ड ट्रंप का ही है ये। हाँ, उसे लग गया कि तू 100%। कॉर्नर हो गया। ये तो एक तरीके से उसने खुद ही ऐसा काम कर दिया था कि चाइना, रशिया, इंडिया, जो तीन बड़ी ताकतें हैं, वो सारे एक ही पाले में खड़े हो गए तेरे खिलाफ। तो ये तो सरेंडर डोनाल्ड ट्रंप का है, वो झुका है। टैक्सेस उसने खुद कम किए। अब शुक्र है कि कहीं वो ये ना कह दे कि मोदी के फोन आया इसलिए करे मैंने तो। लेकिन साहब, आप कुछ भी कर लो, कितना भी मोदी से जो है वो मोदी के वोटर कितने भी नाराज हो जाए, लेकिन जब वोट डालने का टाइम आएगा तब देखेंगे कि सामने राहुल गांधी खड़ा है, तो कहेंगे यार ये क्या चक्कर है, इसको कैसे वोट दे दें। ये नहीं चलेगा, तो मोदी ही ये चलेगा। ये तो ये पता बात नहीं ये क्या बात करवा बिल्कुल देगा। है। आप देखो, हाँ आज इसने जो है ना, यूजीसी का इतना बवाल हुआ, जी। तो खैर वो स्टे हो गया, अच्छा तो सर, मामला फिर यूजीसी पे राहुल गांधी नहीं बोला। कल मौका था। कई पत्रकारों ने कल कहा डिबेट्स में कि भाई यूजीसी का इतना बढ़िया मौका आपको मिला हुआ था, आप उस पे बोलते। उस पे क्यों नहीं बोले? उस पे नहीं बोलेगा, उसके बोलेंगे लगता है कि साहब कि थोड़े बहुत भी जो वोट आते हैं जनरल के वो भी वो नहीं भी गए। मिलेंगे। नहीं, दूसरा डेवलपमेंट हुआ, राहुल गांधी बोले कैसे, अगर बोलते तो फंस जाते ना। हाँ। उन्होंने इसी तर्ज का एक बिल पास करवाया कर्नाटका असेंबली में, हेट स्पीच बिल, जिसको ये कहते हैं रोहित वेमुला बिल। हाँ, रेवत वेमुला अभी हुआ है, पिछले हफ्ते 10 दिन पहले ही हुआ है। और रोहित वेमुला बिल जो है वो आज गवर्नर ने रिजर्व कर लिया प्रेसिडेंट के असेंट के लिए। अच्छा, वो बड़ा गवर्नर झटका के है। पास ही गया होगा वो, वहां से पास होके। गवर्नर के पास अभी कुछ ही दिनों पहले आपको ध्यान है कि सुप्रीम कोर्ट का जो रेफरेंस हुआ था, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, उसमें सुप्रीम हाँ। कोर्ट का निर्णय आया था। तो ये जो रोहित वेमुला बिल इन्होंने पास करवाया असेंबली में, वो गवर्नर को भेजा। तो गवर्नर के पास आप जो ऑप्शन है कि या तो वो उसको वापस कर दे असेंबली को, लेकिन अगर असेंबली दोबारा पास करके भेज देती है तो फिर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। और दूसरा उसके पास ये ऑप्शन है कि वो उसको विदहोल्ड करके रखा रहे। अब तो जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस हुआ था उसके मुताबिक तो अब ये तय हो गया कि साहब की उसके कोई लिमिट नहीं है। आप ये नहीं हाँ, कह वो सकते वो इतने दिनों में कितने भी अप्रूवल कर समय दे, तक रख सकते हैं, सही तो बात लेके है। बैठा रहे। और तीसरा ऑप्शन उसके पास ये है कि वो उसको रिजर्व कर ले और प्रेसिडेंट के पास भेज दे। वो सबसे अच्छा है, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास भेजने का मतलब है कि वो केंद्र सरकार का जो एक निर्णय होता है वो होम मिनिस्ट्री के थ्रू जाता है, तो होम मिनिस्ट्री जो उस पे लिखती है वही प्रेसिडेंट करके दे देते हैं। प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय द कैबिनेट। तो उसका मतलब था वो फिर रिजेक्ट होता वहाँ पे, और रिजेक्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि कर्नाटका में जो है वो पूरी बीजेपी उसके विरुद्ध खड़ी हुई है। वो कह रहे हैं कि साहब ये तो हमको फंसाने के लिए, हमको मारने के लिए है। तो अगर ये करते भी तो लोग इनसे पूछते वो रोहित वेमुला बिल के बारे में, तब ये क्या बोलते। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये तो उसमें फंस गए थे बुरी तरह से। फिर कोई राहुल भी नहीं गांधी के बोला साथ सर, वो कोई भी नहीं बोला। वो उसकी पप्पू यादव की वाइफ है जो रंजीता रंजन, वो भी पार्लियामेंट में बोल रही थी कि यूजीसी नहीं नहीं, वाले एक पे कोई आदमी नहीं बोला ना, बोल रहा। संजय सिंह बोला हाँ, संजय सिंह राज- बोला थोड़ा बहुत। राज्यसभा में। कल बोला था। हाँ, संजय सिंह बोला। हम्म, संजय सिंह को कोई सीरियसली लेता नहीं है वैसे भी। हाँ, संजय सिंह तो वो क्योस वाले लोग हैं ना, कि इन्हें तो हंगामा मचाना है बस। हल्ला हल्ला गुल्ला करेंगे, बैठ जाएंगे। और सर वो कुछ भी बोल लें, उनका पार्टी का जो है, आम आदमी पार्टी का कहीं कुछ आधार अब बचा नहीं है। हाँ, सच में सर, उनकी प्रासंगिकता जनता के बीच में भी खत्म है, क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी तो दिल्ली में खत्म होगी। और राजनीतिक दलों की अरे तरह, अब जिस राजनीतिक दलों पंजाब के के तो साथ जो राजा इन्होंने, हैं। अरे सर मैं बता रहा हूँ, राजनीतिक दलों के साथ जो इन्होंने ये सौदेबाजी की ना,
कि लोकसभा चुनाव में तो कांग्रेस के साथ और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ। तो ये पंजाब वाले भी समझ गए कि ये मौका परस्त आदमी है भाई, ये इसका कोई भरोसा नहीं है। पंजाब वाले तो सर पीछे पड़े हुए हैं। आज आप चुनाव करा दो, आम आदमी पार्टी साफ हो जाएगी पंजाब से। इतना खराब माहौल है। अभी इन्होंने पंजाब केसरी वालों के यहाँ पे छापे पड़वाए, जो इतना पुराना ग्रुप है, उनके कहीं प्रेस रुकवा दी। वो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेके आए, मुकुल रोहतगी को अपीयर हुआ उनकी तरफ से। उन्होंने साफ कह दिया कि आप कोई भी पब्लिकेशन किसी भी अखबार का रोक नहीं सकते। ये तो बिल्कुल एकदम तानाशाही मचा रहे हैं। दूसरों को कहते हैं कि इन्होंने इमरजेंसी लगा दी। वहां देखो उन्होंने, ऐसा तो खालिस्तानियों के समय में नहीं हुआ जैसा पंजाब में इस समय हो रहा है। इतने खराब हालात कर रखे हैं इन्होंने। वैसे भी वहाँ लॉ एंड ऑर्डर नाम की तो कोई चीज बची भी नहीं है ना। जी यही तो कह रहा हूं, बहुत बुरा हाल है वहां का। भ्रष्टाचार अव्वल दर्जे का। पुलिस अफसरों की और सबकी जो पोस्टिंग है वो सब अपने सोर्स सिफारिश से और अपने निजी संबंधों के आधार पे हो रही है। बड़ा बुरा हाल है इस समय पंजाब का। बहुत सारे लोग हैं हमारे हमने जब भी वीडियो बनाते हैं, बहुत लोग कमेंट लिखते हैं कि साहब आप बिल्कुल सही असेस कर रहे हो, हम तो इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव आए और बस लास्ट है। अब देखो साल भर बचा हुआ है, अगले साल चुनाव हो रहे होंगे इन दिनों। और दूसरा जो मामला चल रहा है साहब, वो तगड़ा चल रहा है, वो हमारी ममता दीदी का चल रहा है। ममता दीदी पहुंच गई इलेक्शन कमीशन में और ज्ञानेश आज कुमार प्रेस के कॉन्फ्रेंस सामने की। टेबल पीट के निकल आई। और सुना है कि जो उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है उसमें वो स्वयं उपस्थित होंगी। वो कपिल सिब्बल ने सलाह दे दी शायद। कल उन्होंने कपिल सिब्बल को बुलाया था शाम, कि भाई इसमें कैसे किया जाए, इस वाले मामले में जो चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। तो हो सकता है कपिल सिब्बल ने कहा होगा कि आप अपीयर हो जाओ और पूरा हंगामा मच जाएगा और हाईलाइट हो जाएगी। अब बताऊं सर हो क्या गया है। राहुल गांधी तो केवल पार्लियामेंट में अपनी एक्टिविटीज तक लिमिटेड रह गया है। ममता बनर्जी ने अब तैयारी शुरू कर दी है अपनी 2029 की, कि भाई मैं तो आगे के टाइम में कि भाई राहुल गांधी कोई विकल्प है नहीं, और बाकी जितने भी अपोजिशन के लीडर हैं किसी में कोई इतना मादा दिखता नहीं है। किसी के साथ एज फैक्टर है, शरद पवार के साथ, नीतीश इनके साथ से चले ही गए थे, बीआरएस फेल हो चुकी है, जगन मोहन रेड्डी फेल हो चुके हैं, डीएमके जो है वो तमिलनाडु तक लिमिटेड है। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगली बार अगर अभी से प्रयास शुरू किए जाएं तो माहौल बन सकता है। तो इसलिए वो कायदे से राहुल गांधी को साइडलाइन करके नेशनल पॉलिटिक्स में अपने आप को हाईलाइट करना चाहती है। आज वो 100 लोगों को लेके आई थी साथ, पश्चिम बंगाल से वो 100 लोगों को साथ लेके आई है कि एसआईआर में इनके वोट कट गए, वहां कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने पूरी नहीं देखी, अभी जब हम बात कर रहे हैं तो अभी आधा घंटा पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस वो चल रही थी। ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बाकायदा। तो हो सकता है कि एक आध दिन और फालतू रहने का इसमें योजना बना ली हो, कपिल सिब्बल ने सलाह दे दी हो कि आपके पास दीदी नेशनल लीडर के रूप में उभरने का मौका है, आप आ जाओ। वो तो ये भी कह रही थी कि जो अभी ये वहां से बंगाल से और वो सूरत तक का कॉरिडोर का ऐलान हुआ है, फ्रेट कॉरिडोर का, उसने वो ये तो ये कह रही थी कि 2009 में जब मैं थी वहां पे रेलवे मिनिस्टर, तो मेरे समय की योजना है जो सरकार ने अब लागू की है, वो उस समय का प्रोजेक्ट है। तो वो सब कुछ अपना स्वतः केंद्रित कर रही वो है। तो कब थी, 20 साल पहले थी वो तो। हाँ सर 14-15 साल हो गए, 15 साल पुरानी बात, 15-16 साल हो गए जी। कहाँ की बातें कर रही है वो। जब वो रेलवे मिनिस्टर थी उस समय की बात कर रही है सर वो, 2009 की। उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब ममता नहीं। बनर्जी तो सर सबसे ज्यादा बुरी तरह से फंसी हुई है कलकत्ता हाईकोर्ट में। 31 मार्च तक की डेडलाइन दी है कलकत्ता हाईकोर्ट ने कि जितनी भी जमीन एक्वायर की है सारी की सारी तुरंत बीएसएफ को सरेंडर कर दो आप। और एडवांस पैसा ले चुकी है होम मिनिस्ट्री से। अमित शाह ने तो कहा कि 7 चिट्ठी भेजी है मैंने, उन्होंने चिट्ठी लहरा के दिखाई अमित शाह ने। तो ये 7 चिट्ठी आपको दी है हमने, जमीन का एडवांस पैसा दिया आपको, आप एक्वायर करके हमें नहीं दे रहे हैं 180 किलोमीटर की फेंसिंग जो होनी है वो। तो वो तो वहां भी फंसी हुई है बहुत बुरी तरीके से। हाँ लेकिन बताते हैं कि कल ज्ञानेश कुमार ने भी इनकी क्लास ले ली। ये बीच में ही भाग गए वहां से बीच में भाग गई वो इसलिए क्योंकि ज्ञानेश कुमार ने इनकी क्लास ले ली।
ज्ञानेश क्लास कुमार की तुलना तो जगदीप धनखड़ से कर दी सर। ये कहा कि जगदीप धनखड़ है, ये दूसरे ज्ञानेश कुमार, ये सुनते नहीं है किसी की, अपनी अपनी कहते हैं। और मुझे नीचा दिखाया गया, मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे, ऐसे ऐसे कहा बाहर आके उसने। और उसने कहा कि ये अलोकतांत्रिक है, फलाना है। वो ये कह रही थी दरअसल कि भाई आप सब जगह का करा रहे हो SIR, असम का क्यों नहीं कराया, वो ये कह रही थी वहां पे। तो उन्होंने कहा कि हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में बता चुके हैं कि भाई असम का मामला अलग है, वहां CA NRC उन सब चीजों के अकॉर्डिंग चल रही है चीजें, तो उसे उसमें नहीं रखा जा सकता। अब वो वहां पे हो सकता है कि वही तेवर दिखा दिए हों उनके साथ में, ये सब थे ही महुआ मोहित्रा और ये डेरेक ओब्रायन ट्राइब के लोग 15 लोगों के साथ गई थी, तो इन्होंने सोचा होगा। ऐसे तो इनकी आदत है, ये इस तरह के जो लोग होते हैं सर, वो इसी में ही अपनी प्रसन्नता समझते हैं, इसी में अपनी जीत समझते हैं कि हमने फला अधिकारी की मीटिंग का बायकॉट कर दिया, हमने उनकी सुनी नहीं। आपको याद होगा एक बार मोदी जी, वो तूफान आया था, उसकी मीटिंग लेने के लिए गए थे वहां किसी उसमें, तो वो आगे थे उड़ीसा वाले, ये नहीं आई थी, इन्होंने वो किसी उसे भेज दिया था अपने अधिकारी को। तो ये इन चीजों से ही अपने को बड़ा समझ लेते हैं। जैसे BRS वाला था कि मोदी जी आएंगे तो प्रोटोकॉल के लिए मैं जाऊंगा नहीं उन्हें रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पे। वो जब भी मोदी जी का कोई प्रोग्राम होता था, वो कभी बेंगलोर चला जाता था, कभी कहीं चला जाता था, तो जनता ने उसे साफ ही कर दिया वहां से। करेक्ट। ये तो खैर होगा ही, अगर इस तरह से करेंगे तो होगा ही। इसीलिए आप देखें कि राहुल गांधी असम नहीं जाते, असम जाने से घबराते हैं थोड़ा। असम में अभी इन्होंने शुरू भी नहीं किया कुछ। गौरव गोगोई का क्या प्लान है वहां का, समझ में नहीं आया। गौरव गोगोई तो CM बनने के लिए तैयार बैठा हुआ है, वहां क्या चक्कर है। और अब की बार ये भी नहीं पता कि वो बदरुद्दीन अजमल के साथ ये अलायंस वलायंस करवाए करेंगे या नहीं। पिछली बार तो ये मर गए थे उसके साथ अलायंस करा के, AUDF के साथ, उसके साथ भी क्या करने वाले हैं। इस बार शायद नहीं कर रहे हैं। वो तो विधानसभा चुनाव के बाद ही झगड़ा हो गया था इनका। पिछली बार तो 1 साल के बाद ही हो गया था झगड़ा तो। लेकिन ये है ना कि राहुल गांधी का कुछ पता नहीं ना, उसे तो मुसलमानों के वोट चाहिए, तो कुछ भी कर सकता है वो तो, राहुल गांधी तो। और सर ये पाकिस्तान का क्या करवा रहे हो आप वर्ल्ड कप में? इसकी जो है इसके जो है ये अपने पैसे किस्म वैसे का कट एक अलग ही नमूना है ये पाकिस्तान। पैसे वैसे कट रहे ही नहीं इनके। मेरा तो मानना है कि वो मैच की वो जितने तो भी 100% रेवेन्यू कटेंगे था, ही कटेंगे, उसमें तो कहीं कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। 200 करोड़ का रेवेन्यू है सर उस मैच का, ये बता रहे हैं। 200 करोड़ की बुकिंग कर रखी थी ब्रॉडकास्टर ने एडवर्टीजमेंट की। उसको भी कंपनसेट किया जाना चाहिए बेचारे को, कि भाई मेरा नुकसान हो गया, भारत पाकिस्तान का मैच ही नहीं होगा तो मेरी तो बुकिंग चली गई सारी की सारी। ऐड आ रहा था उसका तो खूब हॉटस्टार पे रोजाना, कि अभी 7 भी 1 दिखा से रहा है, 8 1 होने वाला है। अभी भी दिखा रहा है, लेकिन पाकिस्तान को कोई 300-350 करोड़ रुपए मिलता है ICC से, उसमें से काट के इनको दे देंगे। हाँ सही बात है। वो तो अब आईसीसी तो अपने हिसाब से ही चल रही है। वैसे ये वाले मामले को मैंने देखा कि ये बांग्लादेश वाला भी और ये वाला भी जय शाह ने बढ़िया हैंडल किया इसे, मानना नहीं किसी की हाँ, भी बात। वो उसी स्टाइल में अपना चुपचाप रहा, कोई कुछ नहीं। हाँ हाँ हाँ, जो ये जो भी उल्टी किया सीधी उसने जो अपने अब अधिकार क्षेत्र में अपने जाके उसने सही किया जो करना है। ये मोहसिन नकवी जो भी बकवास करते रहे, उससे उन्होंने कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया। हाँ और जो भी प्रॉपर था वो किया। हाँ, और अभी आगे भी मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से वो आईसीसी ने इस पे अपना स्टेटमेंट जारी किया पाकिस्तान वाले पे कि उन्होंने मैच में से वो नहीं खेलेंगे इंडिया के खिलाफ, उसके बाद मुझे लग रहा है कि वो अभी कुछ और इसमें तैयार कर रहे हैं कि उस पर कैसे कैसे एक्शन हो। क्योंकि इसमें एक एक रूल है सर, इसकी रूलिंग है कि इंडिया की टीम को श्रीलंका जाना पड़ेगा सर उस मैच के लिए, और सूर्य कुमार यादव को वहां टॉस तक पहुंचना पड़ेगा। और जब वो टॉस होने के समय दूसरा कप्तान नहीं आएगा, तब मैच तो रेफरी कहेगा
कि भाई कि 2 2 अंक इन्हें पॉइंट दिए जाते हैं। ये हाँ। पूरी प्रक्रिया होनी है इसमें, ऐसे होगा सर, उसमें ये रूलिंग है इसमें। तो मजा आने वाला है। मेरा मानना है कि शायद मैच में इतना मजा ना आता जितना अब आएगा मजा। मैच में तो वन साइडेड होना ही था। जिस तरह से इंडिया की टीम ने न्यूजीलैंड को धोया है अभी T20 में, तो पाकिस्तान की तो कोई औकात नहीं है, कहाँ टिकेंगे वो इनके सामने। दूसरे इसमें और भी मजे की बात यह है कि जिस दिन इनकी अंडर 19 टीम हारी है, हाँ, उसकी एक बात तरफ किया तो है आप मैंने। एक तरफ तो आप खेल रहे हो, हाँ, आपका गेम ऑन गोइंग है, या तो आप कोई एक सैद्धांतिक निर्णय लेते कि भाई हम कहीं भी नहीं खेलेंगे। अंडर 19 टीम तो आपकी खेल रही है, और वो मैच जब हो जाता है आधे से ज्यादा, तब आप ये घोषणा कर देते हो कि हम नहीं खेलेंगे भारत से, और वो मैं मैच भी बताता हूँ हार सर, जाते हो आप। हाँ मैं बताता हूँ सर कैसे हुआ होगा। शहबाज शरीफ की और मोहसिन की मीटिंग हुई, तो इन्होंने ये तय किया, उसमें बैठ के देखा कि भाई इंडिया के ग्रुप में कौन है, कि साहब नामीबिया है, नीदरलैंड है, यूएसए है। कहने लगे तो कौन कितनी टीमें आगे जानी है, कि जी 2 जानी है। वो कह के तो हम इन तीनों को तो हरा ही लेंगे, बाकी को तब भी हम और इंडिया ही क्वालिफाई करेंगे, तो हम बिना वजह से इंडिया से एक और मैच क्यों हारें। आउटरीच होगा, पब्लिक में गाली गलौच होगी, यहाँ पे इन्हें बेइज्जती की जाएगी, तो इसलिए ये कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने कोशिश की कि इंडिया से खेलने से बचो, तो सुपर 8 में तो दोनों क्वालिफाई फिर भी कर जाएंगे। बेंच जब फंसेगा जब कहीं सेमीफाइनल या फाइनल में हो जाए, और एक उन्हें बात लगे, याद वो दिलाऊं जानते हैं कि आपको, सेमीफाइनल फाइनल तक वो पहुंचेंगे नहीं एक पाकिस्तान बात वाले। याद दिलाऊं जी। आपको बात। हम्म। पिछले T20 वर्ल्ड कप में ये यूएसए से हार गए थे। हाँ, सही कह रहे हो आप। बिल्कुल सही कह रहे हो, वो तो बड़ी बेइज्जती हुई थी इनकी तो। सुपर ओवर में हारे थे। जी 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 जी। हम्म। सही कह रहे हो तो आप। ऐसा नहीं है कि यूएसए कोई हल्की टीम है। यूएसए, यूएसए में तो कल इंडिया आपको वाले ही ध्यान खेल हो, रहे हैं ज्यादातर। कल कल इंडिया ए से मैच हुआ था उनका। हाँ, मैंने देखा है। इंडिया ए ने 238 बनाए, उन्होंने भी पट्टों ने 200 बना दिए। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, उन्होंने 15 ओवर में 158 बना दिए थे, बहुत बढ़िया बढ़िया खेले वो। और जबकि हमारी टीम पूरी बढ़िया खेल रही थी, तिलक वर्मा वगैरह सारे खेल रहे थे उसमें, अरे रवि तिलक बिश्नोई वर्मा था सारे के हमारे, सारे लड़के थे। हमारे सेकंड लाइन के बॉलर रवि बिश्नोई तो उसमें खेल रहा था, और सेकंड लाइन के जो बॉलर हाँ हमारे, वो कोई कम थोड़ी है। हाँ, सही बात है। हाँ, उसमें टीम तो भी बढ़िया उन्होंने है। 200 रन बना दिए, तो मतलब ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान जैसी टीम के खिलाफ वो हल्के पड़ेंगे। तो मजा सर, मजा तो फिर तभी आएगा ना। बात ये है ना कि अगर यूएसए अगर तीनों मैच जीत ले अपने, पाकिस्तान को हरा दे और बाकी ने नामीबिया नीदरलैंड को हरा दे, तो हो सकता है कि इंडिया और यूएसए क्वालिफाई कर जाए। तो फिर मोहसिन नकवी को फिर गालियां पड़ेंगी। मेरे ख्याल से एक बार नीदरलैंड से भी आ रहे हैं ये लोग, ध्यान नहीं कंफर्म पड़ रहा करूंगा सर। मैं। याद नहीं पड़ रहा, तो मैं कंफर्म करूंगा। और साहब, आपके उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है? आप जो है वो कह रहे हो कि अपराधियों को गोली नहीं मारी जानी चाहिए, और योगी जी कह रहे हैं गोली नहीं मारेंगे तो क्या उनका फूल मालाओं से स्वागत करेंगे? ना, तो सही कह रहे हैं सर वो। ये योगी जी का तो यही यही स्टैंड है पहले से ही। अपराधियों को गोली क्यों नहीं मारी जाएगी? जब वो गोली मारने वाला काम करेगा तो गोली भी मारी जाएगी। आज तो अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव बड़े, पता नहीं किस कॉन्फिडेंस में वो रहते हैं, वो कह रहे हैं कि हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा कि बीजेपी हार रही है इसलिए ऐसा कर रही है। कौन सा, कहां से उन्हें बीजेपी यूपी में हारती हुई नजर आ रही है? पिछली बार तो अखिलेश यादव के साथ सारे के सारे दल आ गए थे, जब नहीं ये हरा पाए। अब तो ना इनके साथ आरएलडी है, ना इनके साथ स्वामी प्रसाद मौर्य है, अब तो कोई इनके साथ रहा ही नहीं है, अकेले रह गए ये कैसे सोच रहे हैं कि हम हरा देंगे कांग्रेस के अलावा? कांग्रेस जैसी पिटी हुई पार्टी के अलावा है कौन इनके साथ कि हम इस हरा बार देंगे? तो निषाद और राजभर और वो कोई नहीं है सर, नोनुआ, ये सब अलग है। सब अलग है। तो अब की बार तो बहुत खराब हालत है। पिछली बार तो 100 सीटें पार कर गए थे, बहुत बड़ा प्रदर्शन था। 100 सीटें पार कर गए थे ये।
अब की बार नहीं होंगी इनकी 100 सीटें पार, ये गलत फहमी में है कहीं माहौल। आपके यूजीसी वाले का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा सवर्ण वोटों पे? सर 1 साल है, अभी कैसे कहा जा सकता है इन सब चीजों का? मुझे तो लगता नहीं कि इतने दिनों तक ये सब मुद्दे इतने ताजे रहेंगे और इस तरह की चीजें होंगी। और अब ये भी तो करता है कि सर वो जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ है उसके बाद नई गाइडलाइंस किस तरीके से आ रही हैं, क्या पता उसे 1 साल के लिए टाल दें कि ठीक है ये भाई अब टालेंगे यूपी ही के मुझे चुनाव लगता हो लेना। है। हाँ, कि भाई यूपी के चुनाव के बाद ही करेंगे उसका जो भी करना होगा, क्योंकि उसमें दिक्कत तो ये भी है कि उसमें अगर कोई क्लॉज जोड़ेंगे कि साहब फर्जी शिकायत करने पे, झूठी शिकायत करने पे एक्शन होगा, तो फिर वो बाकी जो SC ST और जो अदर कास्ट वाले हैं वो वो तो नाराज होंगे। जोड़ना ही पड़ेगा, वो नहीं जोड़ेंगे तो सुप्रीम कोर्ट जोड़ देगा। सुप्रीम कोर्ट हाँ, यही तो तो वो कह रहा इसलिए था। तो कह रहा हूँ कि उसे ये 27 के बाद लेके जाएंगे। यूजीसी पे हो सकता है कि वो टाले हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो मंतव्य था वो स्पष्ट कर दिया था, और ये हाँ अभी साल भर तक और रहने हैं सूर्यकांत जी। जी 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 ये तो हाँ। इसका निपटारा करके जाएंगे। हाँ, इन्होंने तो साफ कह दिया था कि निपटारे आपने ये में जो प्रावधान रखे क्यों नहीं। उन्होंने तो सलाह दे दी थी कि आप ये भी कर सकते हो, इसमें ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। 2-3 पॉइंट तो उन्होंने खुद ही सुझा दिए थे। उसमें बात, मजे की बात ये है कि ये भी टेस्ट कर रहे हैं वोटर्स, और इसमें अ, हुआ ये है कि आपने देखा कि सवर्ण समाज पूरा एकजुट हो गया था इसके खिलाफ, और कितना जबरदस्त माहौल बनाया था, कितनी जबरदस्त प्रोटेस्ट हुई थी। जी बिल्कुल। और सोशल मीडिया तो पूरा छाप दिया था। जी इसका जो है, जो विपरीत करने का जो प्रयास किया, ओबीसी ग्रुप्स ने किया कुछ, और उन्होंने कहा कि साहब की यूजीसी गाइडलाइंस लागू करो। वो बुरी तरह से फेल हुआ। हम्म, एक तो उसमें क्या है कि ये भीम आर्मी के अलावा कोई भी SC ST ग्रुप जो है वो इस फेवर में नहीं है कि ओबीसी को उनके साथ रखा जाए। कारण हाँ वो स्पष्ट है, पहले वाली, वो 2012 वाली चाहते हैं कि वही चलती रहे। क्योंकि ये SC ST के ऊपर मैक्सिमम अत्याचार कौन करता है? हम्म, आप, चाहे आप गांवों की ले लो, चाहे आप कॉलेजेस की ले लो, ये कोई बता सकता है? उदाहरण ले लेते हैं थोड़ा, चलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई हमारा बामन ठाकुर भाई जो है वो जाटों के ऊपर और गुजरों के ऊपर दबंगई कर सकता है? हाँ जी सर, यहाँ पे तो सारी की सारी मार्शल कौम है, इनके ऊपर कौन करेगा? यही ओबीसी में हाँ जाट हुए, गुजर हुए, यादव हुए, इनके ऊपर कौन और दबंगई करेगा? दबंगई तो ये लोग करते हैं सबके ऊपर। हाँ और क्या। ये अखिलेश यादव वगैरह भी इसलिए नहीं बोले कि इसमें OBC वालों का ही मामला आएगा। कोई किसी का बयान भी आया, मैंने देखा कि उसने कहा कि ये अखिलेश यादव क्यों नहीं बोल रहे हैं कि भाई OBC वाले इसमें क्यों रखे गए, तो OBC वाले तो ज्यादातर तो उन्हीं लोगों के खिलाफ होंगी इसमें कंप्लेन अगर होंगी। उसका रिकॉर्ड, जो एनसीआरबी का रिकॉर्ड है, जो सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट ने भी अपनी वेबसाइट पे डाला हुआ है, वो ये है कि जो भी SC ST एक्ट में जो केस होते हैं वो उसमें से 81% जो है वो ओबीसी के खिलाफ होते हैं। 81%। वो और 5 से 6% मुसलमानों के खिलाफ होते हैं। तो भाई प्रताड़ित करने वाला कौन? वो सर एक एक बात और भी तो है, आप ये देखो कि पिछले कुछ सालों में अगर 25 साल पहले आप पीछे जाओगे, अगर यूपी की बात करूं मैं, जो मैंने देखा है अपनी पत्रकारिता में, यहाँ जो गैंगस्टर्स हुए हैं, जो वो आप ये समझ लो कि 90s के लास्ट तक तो कई जो है वो ब्राह्मण चेहरे थे उधर के, शुक्ला और ये सब लोग पूर्वांचल में। हरिशंकर लेकिन तिवारी, श्री प्रकाश शुक्ला। हरिशंकर तिवारी, हाँ श्री प्रकाश शुक्ला, ये सब बड़े बड़े नाम थे। लेकिन सर उसके बाद से तो सारे जो दबदबा रहा इन्हीं लोगों का रहा, ज्यादातर मुस्लिम हुए इन दोनों ग्रुप में। खासतौर से जब सपा की और बसपा की सरकारें रही तो सबको उभर के अंसारी और ये अतीक अहमद ये सब लोग आ गए, वो सारे खत्म ही हो गए, मार दिए इन्होंने। तो वो अब वो बात रही नहीं है कि भाई साहब ब्राह्मणों का बड़ा दबदबा है, ये 80s और 90s तक रहा यहाँ पे, ऐसा नहीं है। अब नहीं है लेकिन उस तरह की बात।
यही सब लोग फंसते, आपने बात सही पकड़ी है ये, कि ज्यादातर ओबीसी वाले फंसते। नहीं, वो दूसरी बात यादव है कि और भाई सब। देखिए, आप भी कॉलेज से आए हैं, हम भी कॉलेज से आए हैं, और मैं तो 80s में कॉलेज में था, लेट 70 में कॉलेज में गया था, 80s में वापस निकला हूँ। वो तो बहुत पुरानी बात है, जबकि 77 में मैं कॉलेज में गया, 81 में आया। हमें तो कॉलेज में पता ही नहीं होता था कि कौन किसकी जात क्या है। सही बात है सर, ये सर 89 के बाद शुरू हुआ। ये जो वीपी सिंह ने मंडल कमीशन और ये सब रायता फैलाया सर, ये उसके बाद ही शुरू हुआ। उससे पहले कुछ नहीं था। बात सही कह रहे हैं आप। कभी इस पे कोई डिबेट, कोई चर्चा कॉलेज कैंपसेस में तो होती ही नहीं थी। और फिर ये जो जेएनयू जैसे इंस्टीट्यूशन आए, इन सब लोगों ने इस चीज को फैलाया। और फिर ये पार्टियां सब हो गई, इन्होंने मोर्चे बनाने शुरू कर दिए, ओबीसी मोर्चा, फलाना मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा बनने लगे। ये सब 89 के बाद वीपी सिंह का जो रायता फैलाया हुआ है, उसके बाद शुरू हुआ है सर। ये तो खत्म होना चाहिए कॉलेज कैंपसेस में स्टूडेंट्स के बीच में बल्कि जात पात। एक बात जो बहुत सीजेआई ने भी कही, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। कभी प्रॉब्लम तो सीनियर वर्सेस जूनियर की होती है कॉलेज में, हाँ, सही बात है, बिल्कुल प्रॉब्लम सही तो बात वहाँ है। रैगिंग की होती है। हाँ, उस पे गाइडलाइन बना लो भाई। क्या रैगिंग की तो गाइडलाइन ही नहीं बनाई, इसमें पहले थी। बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि जूनियर सीनियर की लड़ाई होती है। और हमने तो ऐसा भी तक देखा है सर, हम लोग तो जब कभी कैंटीन में चाय वाय भी पीते थे, पेमेंट सीनियर करता था अगर वहां जूनियर है तो। ये अंडरस्टूड होता था कि अगर एक सीनियर खड़ा हुआ है और 3 जूनियर हैं तो सीनियर पेमेंट करेगा चाय वाले की। इस तरह का माहौल, फ्रेंडली माहौल होता था। ये कहाँ जातियों में और उन सब में घुस के इन सब चीजों को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है सर। स्टूडेंट्स को तो इससे मुक्त रहना वो चाहिए। 3 महीने बाद जब वो एक सीनियर जूनियर की सम्मिलित पार्टी होती थी, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाता। हाँ, फेयरवेल वो में दो और तीन वेलकम महीने में से सब चलता। कुछ। सही कह रहे हो आप। और उसमें ऐसी कोई बात होती ही नहीं थी, संभव ही नहीं थी उसमें कि साहब कि कोई जाति पूछ के कोई कुछ करे। नहीं जी, अरे मैं तो बिल्कुल नहीं सर। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जैसे हॉस्टल में रहा हूँ। हाँ, जहाँ जहाँ सारे ये तैयारी करते थे कंपटीशन वाले, इलाहाबाद तो गढ़ था हाँ, पहले। कुख्यात थी, कुख्यात थी उस समय। हम्म, दिल्ली से वहाँ, बड़ा गढ़ था सर उस समय। हाँ, हाँ, यूपीएससी की बिल्कुल, तैयारी का इलाहाबाद बिल्कुल, दिल्ली से बड़ा गढ़ था। बिल्कुल जी। सही है, बिल्कुल सही। हम्म, और मैंने तो वहाँ भी नहीं देखा। उसके बाद फिर तो खैर मैं मरीन इंजीनियरिंग कॉलेज में चला गया, वहाँ भी कुछ नहीं देखा। तो मुझे तो एक बात तब पता चला, जो कि हमारा एक बैचमेट था, उसको पता नहीं काहे का डिप्रेशन हो गया। तो वो डिप्रेशन हो गया, तो फिर जब पता चला वो उड़ीसा का ट्राइबल था, और वो अच्छा। रिजर्वेशन से आया था। तो उसको बेचारे को उसका बड़ा कॉम्प्लेक्स रहता था। हम्म, तो वो अचानक गायब हो गया। तब पहली बार पता चला कि भैया ऐसा भी कुछ है। अच्छा, हमने तो हम्म, कभी उसको, किसी ने भी उसको ना तो कोई अलग ट्रीट किया, ना कुछ किया। हाँ, बिल्कुल सही बात। वो एक ही वो तरह से सब इंफीरियर रहते खुद ही थे। महसूस कर रहा था। सही बात है, खुद ही वो आत्मग्लानि टाइप उसका वो था। अच्छा नहीं लग रहा था उसे। होता है सर ये। और सब चीजें बड़ी 89 के लेकिन बाद बहुत चीजें सवर्ण उनकी सब एकता तो हो ठीक। गई इसी बहाने। बीजेपी को डर तो एकता लगा। होगी और उसका एक सैंपल मिल गया कि आप टेकन फॉर ग्रांटेड मत लो। इसका हाँ, सैंपल भी मिल गया सर। मुझे मोहनलाल यादव ने तमाशे किए ना वहाँ मध्य प्रदेश में, शुरुआत तो वहां से हो गई थी। हाँ, अब उन्हें भी, उनकी भी आंख खुल गई होगी कि अगर आगे ज्यादा करोगे तो उल्टा हो जाएगा आँख क्या मामला। उनकी खुलनी है साहब, उनको तो ऊपर से जो है वो पीठ पे हाथ है, तभी तो कुछ कर रहे हैं ना। बिना पीठ पे हाथ हुए कोई ऐसे थोड़ी कर लेता है। सर ऐसे तो ऐसे स्टेट चला जाएगा। एक पीठ पे हाथ हमारे रखने से भी एक क्या फायदा होगा। साथी अधिकारी थे पुलिस के, जी। क्योंकि मुझको बड़ा बोल्ड समझा जाता था, तो एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसा है आप अभी नए हो सर्विस में, आप बाद में समझोगे कि बोल्डनेस और बेवकूफ़ी में सिर्फ इतना अंतर होता है कि आपकी पीठ पर किसी का हाथ है या नहीं है। हाँ, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। एग्जैक्टली।
आपके अगर ऊपर आपके हाथ है, आप पीठ पे कितने भी किसी बोल्ड का बन हाथ लो। है, कोई बचाने वाला है, तब हाँ, तो आप बोल्ड कहलाओगे, क्योंकि आपको कोई छुएगा नहीं, टच नहीं करेगा, हाँ, आपका ट्रांसफर नहीं होगा। हाँ, और अगर नहीं है तो आपको तुरंत ट्रांसफर कहला कर दिया जाएगा और लोग कहेंगे कि देखो कितना बेवकूफ था। सही बात है। सही कहा उन्होंने, अपने एक्सपीरियंस से कहा होगा उन्होंने। ये तो मैं तो साहब शुरू में 2 साल की सर्विस में 3-3 4-4 बार ट्रांसफर हो गए इसी चक्कर में। हाँ, तो वो मुझे उनकी नए नए जोश में लगे, ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे। शुरू के 7-8 साल तक सबके साथ होता है सर। मैं भी कई रिपोर्टिंग में था जब मैं, कई आईएएस अधिकारियों से अच्छी दोस्ती होगी, अब तो वो मिनिस्ट्री वगैरह में चले गए, डेपुटेशन पे दिल्ली में चले गए। वो कहा करते थे कि यार शुरू के 7-8 साल बड़े धक्के खाए, 1 साल से ज्यादा साला कहीं टिकने नहीं देते थे। कोई भी ढंग का काम करने लग जाओ, कभी इधर से प्रेशर, कभी बिजनेसमैन का प्रेशर, कभी किसी का प्रेशर, वो बड़ा रायता फैला हुआ। उन्होंने कहा कि बड़े 7-8 साल लगे समझ में आने में। वही आपके वाली बात के भाई पीठ पे हाथ होगा किसी का तो बोल्ड हो, नहीं तो फिर घूमते रहो इधर से उधर। और फिर मैंने एक चीज नहीं देखी, तो एक बेवकूफ हो। आपने देखा होगा सर, कई जगह क्या होता है कि कोई एक युवा आईएएस आया, डायरेक्ट आईएएस, और उसने 2-4 बढ़िया काम कर दिए। जैसे हमारे यहाँ आए थे एक बार डॉक्टर प्रभात, एमबीबीएस के टॉपर थे वो, और एमबीबीएस थे, और उन्होंने उस साल यूपीएससी को टॉप किया था, 80s की बात है, लेट 80s की। डॉक्टर प्रभात कुमार, बड़ा चर्चित नाम था, कंपटीशन सक्सेस रिव्यू में फ्रंट पेज पे इंटरव्यू छपा था। तो वो हमारे डिस्ट्रिक्ट में डीएम बन के आए, तो उन्होंने सब अतिक्रमण का ऐसा अभियान चलाया, पूरा सब जगह सब बुलडोजर उन्होंने ध्वस्त कर दिया। तो सर सारे के सारे व्यापारी उनका तबादला कराने के लिए पीछे उठ गए। 6 महीने रहे सर वो, लेकिन उनके जैसा डीएम आज तक आया नहीं। और लोग आज भी याद करते हैं कि भाई ये मार्केट जो है डॉक्टर प्रभात कुमार के समय में बनी थी। तो सर कुछ लोग होते हैं, फिर ऐसी भी स्थिति में करती क्या है गवर्नमेंट, कि जो पीसीएस से प्रमोटेड है ना, उन्हें भेज देते हैं पुराने वालों को, कि ये चीज बैलेंस कर देगा भाई। ये इन्हें भेज दो। डायरेक्ट आईएएस का जो है खून ज्यादा गर्म होता है। तो आइए जी, आज की चर्चा को अब यहीं पे विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, हर्ष जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार।